मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्यूटर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, जैसे कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, सर्वर कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। इन सब के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका यूज होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इनका भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम एक कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें से जो भी आपके कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो उनमें जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है, जो वर्क जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, और कैसे जो इनपुट से लेके आउट जो भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें कैसे प्रोसेस होके मिलता है, उसका एक तरीके से डायग्रामेटिकल या फिर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो कंप्यूटर के अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट सिस्टम, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ से हम डेटा इनपुट करते हैं, माउस, कीबोर्ड कुछ एग्जांपल है इनपुट यूनिट के, और जो आउटपुट जहाँ से हम आउटपुट विजुअलाइज करते हैं, आउटपुट देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब जो है आउटपुट हमारे पास में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उसके बेसिस पे जो आउटपुट प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट मिलता है वो हम आउटपुट के अंदर देख सकते हैं। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ओवरऑल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सारे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। इसके सीपीयू के अंदर जो सब कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और जो मैन मेमोरी हम इसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं। उसके बाद में ऑक्सिलरी मेमोरी, तो मैन मेमोरी और जो ऑक्सिलरी स्टोरेज दोनों मिलके यहाँ पे मेमोरी यूनिट को फॉर्म करती है। तो जो आपके इस टाइप से हम जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन बाय वन हम इन पार्ट्स जो भी ये पार्ट्स हैं इन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं इनपुट यूनिट। जैसा कि इनपुट यूनिट इसके नेम से ही इंडिकेट होता है, तो जो इनपुट यूनिट जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। तो इनपुट यूनिट के अंदर अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो कुछ डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब जो है इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। जैसे कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जैसे कैलकुलेटर की अगर बात करें तो कैलकुलेटर में जब तक हम उसे इनपुट के लिए डिजिट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस के लिए उसको कोई ना कोई, जैसे हमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसी टाइप से हमें कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसे भी इनपुट के अंदर एज ए रॉ डेटा उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसपे वो कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, डिजायर्ड रिजल्ट एज ए आउटपुट हमें देता है। तो जो इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो एज ए जो रॉ डेटा जो होता है उसमें बाइनरी डेटा की तरह से उसको एज ए इनपुट लेता है। तो कंप्यूटर के इनपुट यूनिट जो है मेनली ऑपरेशन जो परफॉर्म करती है, जो भी डेटा यूजर इनपुट करता है या फिर जो इंस्ट्रक्शन यूजर इनपुट एज ए इनपुट उसको प्रोवाइड करता है उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उस पर फर्दर जो भी आगे उस पर प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग उस पर कर पाए। उसके बाद में जो इनपुट यूनिट जो है, जो भी डेटा उसको मिला
उसको वो जो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट करने के बाद में जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के पास में उस डेटा को ट्रांसमिट कर देती है। लेकिन मेन मेमोरी में जो भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होना है उसके लिए उस डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जा सके। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म होने वाले सारे ऑपरेशंस को यही परफॉर्म करता है और यही कंट्रोल करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सीपीयू के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके मेनली जो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो जितने भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, और जो डेटा इन सब और जो डेटा प्रोसेसिंग उनसे रिलेटेड जो भी के जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको सीपीयू कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो सीपीयू जो है इनपुट डिवाइसेस से डेटा को एज ए इनपुट लेता है और उसके बाद में उस पर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के बाद में जो आउटपुट है उसको आउटपुट डिवाइसेस तक सेंड करता है। तो जो मेनली ओवरऑल जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग की बात करें तो जो ओवरऑल कंट्रोलिंग का जो काम होता है, जितने भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाना है इनपुट से लेके प्रोसेसिंग से लेके आउटपुट तक, वो सारा का सारा सीपीयू के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो सीपीयू जो सीपीयू जो होता है वो जितने भी और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करना है, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, डेटा को एक्सेस करना है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस सीपीयू द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो सीपीयू के अगेन हम सीपीयू की प्रोसेसिंग की बात तो सीपीयू को भी हम फर्दर उसके जो कंपोनेंट्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं तो इनपुट यूनिट से इनपुट के बाद में जो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, इन 3 यूनिट्स में हम मेनली सीपीयू की जो वर्किंग है उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद में आउटपुट यूनिट। तो जो आपका जो एज ए इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में एज ए मिडिल मैन जो होता है वो सीपीयू आपका वर्क करता है। और अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट है कि सीपीयू के बारे में हमने बात की, तो सीपीयू के अंदर जितने भी जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सब को कंट्रोल करने का, जो आपके एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं उन सब को सुपरवाइज करने का जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। तो जो सीपीयू के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी है या फिर उससे जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उन सब को जो कि आपके सीपीयू से कनेक्टेड है उन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कंट्रोल यूनिट जो है वो एज ए सुपरवाइजर वर्क करती है और यह डिटरमाइन करती है, ये डिसाइड करती है कि किस सीक्वेंस में जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। जो अगर हमें मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करना हो, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना हो, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना हो कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना हो, उनके जो भी जिस भी ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने हैं उनकी सीक्वेंस को समझना हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना हो, वो सब जो करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। तो जो कंट्रोल यूनिट जो है वो जो भी आपके डिफरेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डिफरेंट कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन तक ट्रांसमिट करता है और जो उनको एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट एज ओवरऑल जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी कंपोनेंट्स सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो डेटा यूजर एज ए इनपुट प्रोवाइड करता है, वो सारे के साथ जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा यूजर प्रोवाइड करता है उसे हम प्रोसेसिंग के लिए
फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर करते हैं, जहाँ पे वो डेटा जो है वो टेम्परेली स्टोर होता है। जरूरत पड़ने पे हम उसे सेकेंडरी स्टोरेज में, जो परमानेंट स्टोरेज के लिए भी उसको सेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की, तो जो आपके डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, तो ऑपरेशंस के अंदर जैसे कैसे कंप्यूटर जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुल एक तरीके से एक बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो अरिथमेटिक यूनिट जो है वो सिंपल ऑपरेशंस, हम बात करें अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब को परफॉर्म करती है। जबकि जो लॉजिकल यूनिट है वो अदर टाइप के जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, कंपेयर करने के अंदर जैसे कि इक्वल है या ग्रेटर है या फिर लेस है एक दूसरे से, या फिर जो अगर हमें कुछ और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और ये सब टाइप के जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उन सब को परफॉर्म करने का काम जो है वो लॉजिकल यूनिट का होता है। तो जो इसके अलावा जो लॉजिकल यूनिट जो आपका लॉजिकल यूनिट है वो डिफरेंट अदर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें हम कंपेयरिंग की अगर हम बात करें, डेटा को अगर जो उनको सेलेक्ट करने की बात करें, अगर मैच करने की बात करें, डिफरेंट डेटा को मर्ज करने की बात करें, तो इस टाइप के जो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो भी आपका लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है। तो जो जितने भी ऑपरेशंस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगी, उसके बाद में उसका जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, उस रिजल्ट को फर्दर जो है आपका स्टोरेज यूनिट तक उसको पहुंचा दिया जाता है। और या अगर उसको परमानेंट हमें किसी में स्टोर करने की जरूरत है, तो उसको स्टोरेज यूनिट के थ्रू हम उस डेटा को, उस रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसका आउटपुट यूनिट पे जो भी रिजल्ट परफॉर्म हुआ उसको डिस्प्ले भी किया जा सकता है। तो जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट है वो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हमें अगर उस डेटा पे हमें प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, तो उस डेटा को बिना कहीं स्टोर किए हुए उस पर प्रोसेसिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो मेमोरी यूनिट एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग से पहले स्टोर करके रखता है और प्रोसेसिंग के बाद में रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है। तो जो आपका जो मेमोरी यूनिट जो है वो डिफरेंट जो डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स हैं वो इंफॉर्मेशन उसके पास में डिफरेंट इनपुट सोर्सेज से ट्रांसमिट भी होती है, और डिफरेंट जो आपके मेमोरी यूनिट से आपके डिफरेंट आउटपुट सोर्सेज पे भी वो इंफॉर्मेशन सेंड की जा सकती है। तो मेमोरी यूनिट को मेनली हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हम यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली जो मेमोरी यूनिट एक हम अलग से इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो जैसे प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल है, यानी कि सीपीयू उस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, एक कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकती है। जनरली अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो जो हमारे पास में पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसमें हम 4 GB 8 GB कि हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल होती है, और जो आपके सर्वर सिस्टम्स हैं उस पे इससे ज़्यादा कैपेसिटी में प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल होती है, 16 GB 32 GB। तो जो आपके जो प्रीवियस जो पुराने सिस्टम्स थे, कंप्यूटर सिस्टम्स, उसमें प्राइमरी मेमोरी जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता था, इवन कुछ MBs में ही होता था। तो आज के टाइम पे हमारे पास में एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी अवेलेबल है, जिससे कि हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं और उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो आपका जो डेटा जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है वो आपका जो टेम्परेरी डेटा होता है,
टेम्परेली स्टोर करता है वो डेटा को। तो अगर किसी वजह से पावर फेलियर हो जाता है या पावर सप्लाई कट हो जाती है तो उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो आपका उसके जो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो आपका डेटा जो है वो आपका स्टोर जो भी डेटा स्टोर हो वो हमारे पास में उसकी एक परमानेंट उसकी कॉपी हो, ताकि पावर फेलियर के केस में आपका डेटा जो है वो किसी भी तरीके से लॉस नहीं हो। उसके बाद में जो प्राइमरी मेमोरी को हम मेनली जो भी यूजर डेटा इनपुट करता है और जो प्रोसेसिंग जो आप और इसके बाद अलावा जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और उसके कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट होता है उसे स्टोर करने के लिए ही यूज करते हैं। परमानेंट डेटा स्टोर हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं कर सकते। जो आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपके डिफरेंट जो परमानेंट अगर हमें डेटा को स्टोर करना हो परमानेंटली, जो जिसको हम फ्यूचर में भी उसको काम में ले पाए, तो ये जो आपका प्राइमरी मेमोरी के साथ पॉसिबल नहीं है, तो हमें सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज करनी पड़ती है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि जो आपके अगर डेटा को जो हमें परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को हम यूज कर रहे हैं, तो उसे हम ऑक्सिलरी स्टोरेज या फिर परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो जो डेटा जो हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो पावर फेलियर होने के बाद में फिर पावर सप्लाई कट होने के बाद में भी वो डेटा सेफ रहता है, क्योंकि वो डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। तो जैसे जो सेकेंडरी मेमोरी का सबसे जो कॉमन एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क हम लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास में बहुत जो हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB वन यानी 500 गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट्स, 2 टेराबाइट्स, 320 गीगाबाइट्स, तो ये इन साइजेस में हमारे पास में हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है। तो ये थी मेमोरी यूनिट की बात, जिसके हमने देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो मेमोरी है उनको यूज करने का हमारा पर्पस क्या है। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट होता है, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस पे उस डेटा पे उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट को या फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं। तो जो आउटपुट यूनिट जो होता है वो आपके जो आउटपुट यूनिट के अंदर जो भी जो डेटा होता है, फर्स्ट जो आपका मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और उस मेमोरी से जो डेटा जो है उसके बाद में आउटपुट यूनिट पे जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होता है उसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो जो आपके आउटपुट यूनिट जो है वो प्रोसेस जो कंप्यूटर जो भी आपके प्रोसेस रिजल्ट है उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है। जो आउटपुट यूनिट जो हम कॉमनली यूज करते हैं उसके कुछ एग्जांपल जैसे कि मॉनिटर हो सकता है। मॉनिटर स्क्रीन पे हम जनरली आउटपुट को देखते हैं। प्रिंटर, अगर हमें हार्ड कॉपी के अंदर आउटपुट चाहिए, जैसे हम प्रिंटेड फॉर्म में, तो हम प्रिंटर के थ्रू से रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं, तो उसे हम हार्ड कॉपी के अंदर जो रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर भी एक तरीके से स्क्रीन की तरह से बिहेव करता है, जिसपे हम जो आपका जो भी जो कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है उसको हम प्रोजेक्टर की हेल्प से किसी भी बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो मेनली जो आउटपुट यूनिट है वो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले जो मेमोरी से जो भी हमारे पास में जो इनपुट जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेप्ट करती है और उस इन बाइनरी फॉर्मेट, और उसके बाद में जो उसके बाद में जो बाइनरी फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट उसने की उसको
ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको यूज़र के सामने डिस्प्ले करती है, जिससे कि आपको यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके कंपोनेंट्स को इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, जिसमें से हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अगेन फर्दर 3 पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू।